हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आपकी सबसे पसंदीदा पुरानी रिवाइंड सीरीज़ करंट अफेयर्स की, जिसमें कि आप करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते थे और अपने आप को compete करते हुए ये चेक करते थे कि आप दूसरों की अपेक्षाकृत कितने ज़्यादा सही सवाल लगा पा रहे हैं। उस सीरीज़ को वापस से शुरू किया है और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर महीने में जो भी करंट अफेयर्स आए हैं उस सीरीज़ का, दिसंबर महीने की सीरीज़ का पहला पार्ट। दिसंबर महीने की सीरीज़ को हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, तो सारे ही क्वेश्चंस नए होंगे, फ्रेश होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाने से पहले, यानी पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद जाने से पहले अपने मार्क्स ज़रूर बताते जाइएगा, सो दैट कि आपके पीयर ग्रुप में, यानी आपके दोस्तों में, आपके साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके कितने नंबर आए, वो आपके साथ compete कर पाएँ, आपको एक माहौल पता चल पाए कि आखिर अभी बाकी लोगों का करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, इट इज़ अबाउट 400 मिलियन ड्रीम्स। पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द 400 मिलियन ड्रीम्स, अ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। The report states that domestic migration in India has shown an upward trend between 2011 and 2023. It highlights that cities like Mumbai, Bengaluru, Havana, and Hyderabad attracts migrants most. Which of the following statements given above is correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. Option D, neither one nor two. अगर आप इसी सवाल को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM द्वारा हाल में ही जारी की गई रिपोर्ट 400 मिलियन ड्रीम्स के निष्कर्षों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में घरेलू प्रवासन ने 2011 और 2023 के बीच ऊपर की ओर रुझान दिखाया है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बेंगलुरु, हावड़ा, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहर प्रवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इन क्वेश्चन में आपको घरेलू प्रवासन के बारे में बात की जा रही है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं अपना टाइमर शुरू करता हूं, तब तक आपको कुछ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए चलता हूं। पहला तो ये कि सरकार आखिर इस तरह की रिपोर्ट क्यों रिलीज़ करती है। सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता है कि वो इस तरह के जो माइग्रेटरी ट्रेंड्स हैं उनकी रिपोर्ट को वो एक्सेस करे या उसको वो डिटेल में डिस्कस करें। कई बार रीजनल डिस्पेरिटीज़ की वजह से, रीजनल डिस्पेरिटीज़ से क्या मतलब है कि हमारे क्षेत्रीय जो विसंगतियां हैं, ख़ास तौर से विकास को लेकर के, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि क्या हम क्षेत्रीय विसंगतियों को कम कर पाएँ, यस और नो। और ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ये प्राइम मिनिस्टर की एक ऐसी काउंसिल होती है जो कि टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग मुद्दे पर, जिस पे भी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं उस पे वो एडवाइस करती है, अलग अलग रिपोर्ट्स बना करके, कई बार सलाह देती है, कई बार फाइनेंशियल डिटेल्स को रिसर्च करके उससे भी वो अपनी सलाह देते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि केवल दो जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगर आपने पहला स्टेटमेंट लगाया था जिसमें कि अपवर्ड ट्रेंड सही है, तो इसका मतलब कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है। थोड़ा देख लेते हैं। नाउ 400 मिलियन ड्रीम्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये 400 मिलियन ड्रीम्स एक रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई है किसके द्वारा? यहाँ पे आपको विवेक देवराय और भी बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें देवी प्रसाद मिश्रा भी हैं। अब ये रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 2024 में रिलीज़ की गई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये एग्जामिन करना था कि वॉल्यूम एंड द डायरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इन इंडिया यूजिंग नोवेल हाई फ्रिक्वेंसी डाटा, यानी कि जो नए हाई फ्रिक्वेंसी डाटा हैं उसको एनालाइज करते हुए हमें ये पता चल पाए कि आखिर जो हमारा डोमेस्टिक माइग्रेशन, यानी कि जो रीजनल माइग्रेशन है, जैसे कि किसी एक स्टेट से जो मज़दूर या जो बिजनेस वर्ग है वो दूसरे शहर में, दूसरे
किसी स्टेट में जा रहा है, शहर से मतलब नहीं है, स्टेट से मतलब है। तो क्या ये ट्रेंड शो करता है? तो यहाँ पे कई सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे का अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है, इसके अलावा ट्राई की जो रिपोर्ट है जिसमें कि सिम बदलने की कई बार जो रिपोर्ट्स है वो आती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो डाटा हैं जो कि काफ़ी मोबाइल और हाई फ्रिक्वेंसी डाटा होते हैं, उनको एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि जो हमारा ये डोमेस्टिक माइग्रेशन का ट्रेंड है, ये पिछले 10-12 सालों में स्लो हुआ है। यहाँ पे आप पढ़िए एक और स्टेटमेंट ध्यान से। तो आवर फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट ओवरऑल डोमेस्टिक माइग्रेशन इन इंडिया अपीयर्स टू बी स्लोइंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स वाई द स्टेटमेंट ए या और द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विच शोज अपवर्ड ट्रेंड, ऐसा बोला गया था उसमें, पर एक्चुअली में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसलिए वो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर अर्थ मिनरल्स टू द यूएसए वर बैंड बाय चाइना, यानी कि चीन ने अमेरिका को निम्नलिखित में से किस दुर्लभ खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर दूसरे फॉर्मेट में यानी दूसरे तरीके से। जो पहला है वो है गैलियम, दूसरा है येट्रियम, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है स्कैंडियम, यानी गैलियम, येट्रियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम। और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। इसमें ए है 1, 2 एंड 3, बी है 2, 3 एंड 4, सी है 1 एंड 3 एंड डी इज 2 एंड 4। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास कुल 30 सेकंड का समय है। तब तक मैं आपको बताते चलूँ, ये सारे जो आपको मिनरल्स या मेटल्स देखने को मिल रहे हैं, ये सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स इनको कहलाते हैं। और ये पूरी तरीके से मेटल नहीं होते हैं, यानी कि यह पूरी तरीके से धातु नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो सेमी मेटल्स हैं, जिनको कि अर्ध धातुएं कहते हैं, ऐसी अर्ध धातुओं की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो आपको सिलिकॉन चिप जब भी आप बनाते हैं, तो सिलिकॉन बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न तो मेटल है पूरी तरीके से, न ही नॉन मेटल है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स तब फ्री होते हैं जब उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं, जिससे कि उसमें गति या चालकता, यानी कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी का वाहक जिसको कहते हैं हो जाना, वो हमें शो होता है। और इस वजह से सिलिकॉन के कई सारे हम गेट्स यानी कि सर्किट्स बना सकते हैं, और उन सर्किट्स का इस्तेमाल किसी स्विच की तरह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिलिकॉन है उसको क्या बनाती हैं? सिलिकॉन को बनाती हैं सेमी मेटल, और हमारे सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल। ठीक इसी तरीके से ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मिनरल्स, वो सारे के सारे भी सेमी मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है वो है C 1 एंड 3 ओनली, यानी कि C 1 एंड 3, जिसमें से हमारे पास 1 यानी कि गैलियम और 3 यानी कि जर्मेनियम, केवल ये दो ऐसे मेटल हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, जो कि हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जिसके ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया है। तो चाइना ने ये जो बैन लगाया है वो एक्सपोर्ट पे लगाया है, किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरह के मिनरल्स को चाइना से नहीं खरीद सकता है। और ये जो बैन लगाया गया है उसके पीछे कुछ न कुछ एक जिसको कहते हैं बिजनेस या इकोनॉमिकल रेस जिसको कह सकते हैं, वो कहीं देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करने वाला है एआई डेवलपमेंट के टेक्नोलॉजी को, क्वांटम कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी को, जो गति मिलती है या जो इससे सपोर्ट मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल टू यूएस, यानी कि चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। और इसमें गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी, ऐसी 3 जो हैं वो धातुएं हैं। तो गैलियम यानी कि Ga, जर्मेनियम यानी कि Ge, और तीसरा एंटीमनी है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है हमको कि यहाँ पे गैलियम का जो रासायनिक संकेत है वो है Ga, जर्मेनियम का जो रासायनिक संकेत है वो है Ge, लेकिन एंटीमनी का रासायनिक संकेत Sb है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल मिनरल्स हैज़ बीन बैंड बाई चाइना टू एक्सपोर्ट टू द यूएस। अब इसमें वो ना मिनरल का नाम लिखने के बजाय उसमें लिख देंगे Sb। अब Sb अगर उन्होंने लिख दिया तो ये आपको पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा। दैट्स वाई मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप एंटीमनी का सिंबल Sb ये याद रख करके जरूर चलें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा आज का अगला सवाल जो है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैज़ बीन अंडरटेकन बाय इंडिया टू प्रमोट द एथिकल यूज़ ऑफ एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि वित्तीय क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है। इसमें पहला है म्यूल हंटर डॉट एआई, दूसरा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव, तीसरा है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एआई NSAI, इसके अलावा चौथा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित कोड का इस्तेमाल करके कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें ए है ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, बी है 1, 2 एंड 3 ओनली, सी है 2, 3 एंड 4 ओनली, डी है 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि सारे के जो है वो एआई के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब आपके पास अगेन 30 सेकंड का समय है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तब तक कि आप जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। पहला कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो एआई का इस्तेमाल है वो अभी इधर के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसकी वजह से 2-3 समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली समस्या तो ये उत्पन्न हो रही है कि कई बार एआई का इस्तेमाल करके कुछ बड़ी कंपनियां डाटा मैनिपुलेशन या डाटा रिगिंग कर रही हैं, जिससे कि किसी भी इन्वेस्टर को जो वहाँ पे पैसे लगा रहा है उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी कि वो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस कर दे रही हैं एक तरह से कहा जाए तो। वहीं पे जो दूसरी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि कई बार इस तरह के ऐसे छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर आ जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डाटा का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दूसरों को इस तरह के डाटा पहले बताते हैं, फिर उसका उनका जो प्रमुख पर्पज़ होता है, मेन पर्पज़ होता है कि वो अपने लिए उस डाटा को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ, सो दैट कि वो अपने जो फ्रॉड है उसको वो कंडक्ट कर पाएँ। इस तरह की जो है इनिशिएटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो अब ये जो हमारे पास आरबीआई का जो फाइनेंशियल सेक्टर वाला मुद्दा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, म्यूल हंटर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। किस लिए हो रहा है, पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं कि ये जो चारों है यानी कि डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने डी आंसर करेक्ट किया बताया है तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे जाननी है। पहला, म्यूल हंटर का इस्तेमाल। कई बार म्यूल हंटर ऐसे खाते होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और इस एक व्यक्ति से किसी एक फ्रॉडस्टर ने उनसे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब उनके अकाउंट से पैसे निकालने के बाद तुरंत किसी एक ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजे जिससे कि अलग अलग जगहों पर पैसे जाने हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर पैसे बंट गए और इससे उनको ये जो फ्रॉडस्टर है इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, ये विक्टिम है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं विक्टिम और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉडस्टर और यहाँ पे ये म्यूल है, ठीक है। अब फ्रॉडस्टर क्या करता है कि जैसे ही उसके पास पैसा आता है वो तुरंत म्यूल के खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये व्यक्ति म्यूल जो होता है इसको यह पता नहीं होता है कि हमारे अकाउंट का या मेरी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसका इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग फर्जी खातों में पैसे पहुंचाने के लिए, रकम पहुंचाने के लिए। और जब इस म्यूल को पकड़ा जाता है तो म्यूल जो है वो बताता है कि मुझे इस खाते के बारे में या मुझे इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अब इस तरह का जो खाता है या इस तरह के जो म्यूल्स हैं उनको रोकने के लिए आरबीआई ने अभी हाल में ही म्यूल हंटर्स ऐसे एक ऐप का इस्तेमाल किया है जो कि एआई है और वो ये बताता है कि उसके ट्रांजैक्शन की बेसिस पर कि किस तरह का जो ये अकाउंट है उसका जो ओनर है क्या वो इसके बारे में अवेयर है, क्या वो अकाउंट रेगुलर है, एक्टिव है, यस और नो। उसके ट्रांजैक्शंस को देख करके उसको आइडेंटिफाई करता है। इसी चीज़ को म्यूल हंटर कहते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, जैसे अधिनियम यानी कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में भी, और एआई पर एक जो नेशनल पॉलिसी है उसके बारे में भी आपको पता होगा। सैंडबॉक्स जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम किसी एक बहुत ही परमिटेड कंडीशन में यानी कि एक लिमिटेड कंडीशन में हम किसी जो अपना नए नए एआई के जो टेक्निक्स हैं उनको हम टेस्ट कर रहे होते हैं और अगर उसमें से कोई टेक्निक अच्छी निकल के आती है तो हम उसको लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस जो रणनीति है या ये जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, सैंडबॉक्स टेक्निक बोलते हैं। और ये अक्सर रेगुलेटरी जो
रेगुलेटरी कंडीशन में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि डी जो है वो करेक्ट आंसर है, पहला हम लोगों ने देख लिया। दूसरा कि आरबीआई जो है वो एक पैनल गठित कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, फ्रेमवर्क कर रहा है, किसके लिए? एथिकल यूज़ के लिए, एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर में, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक और ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे एक कमेटी इन्होंने फॉर्म की है, और ये कमेटी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द कमेटी इज़ फ्रीडम फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फ्री एआई। तो ये जो फ्री एआई के बारे में जो कमेटी है, ये कमेटी डिस्कस करेगी कि किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये सारी बातें आरबीआई करना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें और भी कुछ इनपुट हैं, थोड़ा देख लेते हैं। द कमेटी विल एसेस द करंट लेवल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्लोबली एंड इंडिया, यानी कि इंडिया और ग्लोबल लेवल पे जो एडाप्टेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, वो जो है हम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और उसकी बेसिस पर हमें फाइनेंशियल सेक्टर में ग्लोबली जो प्रैक्टिस हो रही है, जो जिस तरीके के जो प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हम इंडिया में भी लेकर के आएंगे, वहाँ यहाँ पर भी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिसंबर 2024 को 26 दिसंबर 2024 को ये न्यूज़ फ्लोट कर रही थी हमारी न्यूज़पेपर्स में, कॉलम्स के थ्रू, और बाकी और भी जो न्यूज़ गेजेटिंग है उसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मास्चो पीरो ट्राइब के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी वो हाल ही में न्यूज़ में था। दे आर प्राइमरली सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ये मुख्य रूप से स्थायी कृषक हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब, उन्हें सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति माना जाता है। दे लिव्ड इन अर्बन एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि वे दक्षिण पूर्व एशिया के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। एंड डी, दे हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट विद मॉडर्न सोसाइटीज़, उनका आधुनिक समाजों से नियमित संपर्क रहता है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 30 सेकंड का समय है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सोचिए, टाइम मैं देता हूँ आपको, और तब तक मैं आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में बताते हुए चलता हूँ। इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और वो ट्राइब्स मोस्टली आपको मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार की जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ट्राइब्स होते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात या ख़ासियत ये होती है कि ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इनके पास फॉरेस्ट के पास इनकी ड्वेलिंग होती है, इनका जो रहाइश होती है वो फॉरेस्ट के पास होती है। और जब जब भी आप इन ट्राइब्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये ट्राइब्स मिल रहे हैं, तो यूपीएससी में ट्राइब्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब मोस्टली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि दे आर बिलीव टू बी द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, यानी कि बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये बी जो है वो करेक्ट आंसर क्या है और इसके बारे में क्या और बता रहा है। द रिसेंट साइटिंग ऑफ पेरूज अनकॉन्टैक्टेड मास्को पीरो पीपुल इज कंसर्निंग, यानी कि जो अभी हाल में ही पेरू में ऐसे बड़े समूह को देखा गया जो कि अभी तक बाकी की दुनिया से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, और इन ट्राइब का नाम क्या है? मास्को पीरो। अब यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मास्को CO लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे ये मास्को यानी कि MASKO लिखा हुआ है। डजेंट मैटर, मास्को पीरो हमको समझना है। मास्को पीरो आर पॉसिबली द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। कहाँ पे पाई जाती है? पेरू में। पेरू कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका के पेरू में आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको याद होगा कि पेरू की एक करंट भी होती है, पेरू करंट, जिसको कि पेरू हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, जिसकी गर्म हो जाने की वजह से अल्नीनो और लानीना जैसे, गर्म और ठंडा होने की वजह से अल्नीनो और लानीना जैसे अफेक्ट या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। दे लिव डीप इन अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न पेरू, यानी कि साउथ ईस्टर्न पेरू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साउथ ईस्टर्न पेरू में आपको
ये ट्राइब्स अमेजन के घने जंगलों में देखने को मिलती है और ऐसे एनजीओ हैं जो कि इनके सर्वाइवल, इनके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और अभी जब ये न्यूज़ में आए हैं तो उनकी वजह से ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो आज का अगला सवाल है वो है, रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वर डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित में से दुनिया में हाल में ही विश्व की सबसे पुरानी गुफाएं चित्रकारी किस देश में खोजी गई, यानी कि किस देश में आपको सबसे पुरानी गुफाओं में चित्रकारी देखने को मिली है। ए फ्रांस, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी सोमालिया, यानी कि ए फ्रांस में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर सोमालिया में। अगर भारत की बात करें तो पुरानी गुफाओं में चित्रकारी बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो कि ट्राइब्स में और पुराने जो सभ्यताएं हैं उसमें देखने को मिलता है। भारत में मध्य प्रदेश में भीमबेटका में भी कई सारी चित्रकारियाँ जो कि नेचुरल कलर्स से की जाती रही हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब आपका जवाब ये है, आपका सवाल ये है कि अभी जो हाल में ही सबसे पुरानी गुफाओं में जो चित्रकारी खोजी गई है वो कहाँ पर खोजी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया बी। अगर आपने इंडोनेशिया बी आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही बात है। द ओल्डेस्ट केव आर्ट इज़ 51,200 ईयर्स ओल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे जो पुरानी गुफा चित्रकारी है वो 51,200 साल पुरानी है, जो कि इंडोनेशिया में अभी हाल में ही देखने को मिली है। ऑल दो सैंपल्स वर कलेक्टेड इन 2007 दे वर नॉट डेटेड अनटिल अर्लियर दिस ईयर, यानी कि सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे लेकिन अभी साल की शुरुआत तक इनकी कोई एज कैलकुलेट नहीं की गई थी। लेकिन जब एज कैलकुलेट की गई तो ऐसा पता चला कि ये लगभग 51,000 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, 51,200 साल पुरानी है। तो रिसर्चर्स ने इनको दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट केव और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट केव चित्रकारी के नाम पे जाना है। और अभी जो है रिसेंटली ये लियांग कारमापुंग जो केव है, लियांग कारमापुंग जो केव है वहाँ पर इंडोनेशिया के एक आइलैंड में ये पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर और इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इट इज़ द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2024, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 2024 का जो विषय है वो क्या है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इट इज़ आयुर्वेदा फॉर पेन मैनेजमेंट, यानी कि दर्द प्रबंधन के लिए आयुर्वेद। बी है आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। सी है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर गुड ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। और डी है आयुर्वेदा फॉर पोषण, यानी पोषण के लिए आयुर्वेद। इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। आपको पता होगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आयुर्वेद पे बहुत सारे डिस्कशंस होने लगे हैं। आयुर्वेद की उन्होंने अलग से मिनिस्ट्री बना दी जिसको कि आयुष मिनिस्ट्री कहते हैं, और भारत में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक इन सभी को मिला करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब आपको अलग अलग दिवसों पर यानी अलग अलग दिनों में आपको ये जो आयुर्वेद से संबंधित जो ट्रेंड्स हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं। जैसे कि 21 जून की यदि हम बात करें तो आपको योग दिवस देखने को मिलता है। आई होप आपने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि आयुर्वेदा इनोवेशन जो है ग्लोबल हेल्थ के लिए, ये इसका सबसे करेक्ट थीम है। ये 9वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया था। और कब से मनाया गया था? तो 29 अक्टूबर से ये मनाया गया था। आपको ये बता दूं मैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग धनतेरस मनाते हैं। जो धनतेरस का उत्सव होता है दीपावली के ठीक 1-2 दिन पहले, वो धनतेरस के उत्सव के दिन हम लोग एक्चुअली में तो वैसे तो वो खरीदारी का और बहुत सारी चीज़ों का उत्सव होता है आमतौर पे, लेकिन मूलतः अगर उसकी ओरिजिन में जाएं तो हम मनाते हैं क्योंकि उस दिन धन्वंतरी जो ऋषि थे या जो देवता थे, जो आयुर्वेद के देवता थे, जो स्वास्थ्य के देवता थे, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न लिए थे और घड़े लेकर के उत्पन्न लिए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ और अमृत इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेकर के वहाँ से निकले थे। तो ये जो आयुर्वेदिक दिवस है वो उन्हीं के
उद्गम पे या ये उनके इनकारनेशन पे ये जो आयुर्वेदा दिवस है वो मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को क्यों मनाया जा रहा है, तो मैंने ये लिंक क्यों किया, ये जो धनतेरस वाली चीज़ है उसको लिंक क्यों किया इससे, जो आयुर्वेदिक दिवस है, ऐसा इसलिए कि कभी मान लीजिए आपसे पूछ भी ले कि आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है कहीं पे किसी फैक्चुअल क्वेश्चंस में, तो आपको पता चल जाएगा भाई, मैंने बताया था, आपने सर से पढ़ा था और बताया था कि भाई अक्टूबर में हमारे पास जो दीपावली है, धनतेरस है, वो देखा जाता है। और अक्टूबर या नवंबर में जब भी कभी धनतेरस आपने मनाया था उस साल, उसी दिन जो है वो आयुर्वेदिक दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस बार की वो क्या थी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार, ये हमारी इस बार की थीम थी। और यहाँ पे आपको उस धनतेरस और उसके बारे में जो डिटेल है वो पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज़ अबाउट पनामा कनाल। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पनामा कनाल, यानी कि पनामा नहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ अ कनाल इन इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्टिंग पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। यह पनामा के इस्थमस में एक नहर है जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। इट रिवोल्यूशनराइज shipping with a lock system operational since 2014 enabling efficient cargo movement। इसमें लॉक सिस्टम के साथ शिपिंग में क्रांति ला दी है जो कि 2014 से चालू है और जिससे कुशल कार्गो मूवमेंट संभव हुआ है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉर टू। पनामा कनाल अभी हाल में ही न्यूज़ में था। उसके पीछे वजह है कि ट्रंप ने पनामा कनाल के बारे में ये बोला कि भाई पनामा कनाल जो है वो ऐसी है जिसको के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद किसी भी देश को, जो छोटा हो या बड़ा, उसको ये इस बात का कंसर्न होने लगता है कि भाई अगर इतना बड़ा देश इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट पास करता है, उसका वो भी उसका होने वाला राष्ट्रपति, तो उसको डाउट होता है इस बात का। तो पनामा को भी इस बात का डाउट हुआ कि भाई क्या पनामा कनाल अभी ट्रंप जैसा कि बोल रहे हैं एक्वायर कर लेंगे, और यदि कर लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर के उनका कंसर्न था, जो बाद में जैसा कि आमतौर पे ट्रेंड है ट्रंप का, कि ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट या इस तरह की जो लफाजी या बयानबाजी जिसको कह सकते हैं वो करते रहते हैं। खैर, आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी लिखा हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि ये जो कैनाल है वो इस्थमस ऑफ पनामा में है, एंड ये जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, बिल्कुल सही आंसर है। एंड इट रिवोल्यूशनराइज शिपिंग विथ अ लॉक सिस्टम ऑपरेशनल सिंस 2014 इनेबलिंग एफिशिएंट कार्गो, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसके अंदर एक लॉक सिस्टम है जिसको कि 2014 में डेवलप किया गया था, और यही इसके एफिशिएंट कार्गो मूवमेंट को इनेबल करता है, बनाता है। तो क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, हेंस शी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर एक बार इसको देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। डोनाल्ड ट्रंप द ग्रेट पनामा कनाल के बारे में उन्होंने कुछ बोला, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरी पनामा के लोगों के ऊपर, और दैट्स वाई पनामा कनाल जो है वो न्यूज़ में था। इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आज अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। द टर्म ब्रेन रॉट वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024, यानी ब्रेन रॉट शब्द को आधिकारिक तौर पर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन ब्रेन रॉट की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन रोट? ऑप्शन ए, अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एग्जॉशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, गहन शारीरिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक थकावट की स्थिति। बी, अ डिटोरिएशन इन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी caused by excessive exposure to the unchallenging online content, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने से बौद्धिक क्षमता में गिरावट। सी, अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय
impaired brain functionality due to suture damage, यानी कि संरचनात्मक स्ट्रक्चरल डैमेज, संरचनात्मक क्षति के कारण बिगड़ी हुई मस्तिष्क कार्यक्षमता की विशेषता वाली एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति। डी, अ मेंटल डिसओरिएंटेशन इंड्यूस्ड बाय स्लीपिंग डिप्रिवेशन और प्रोलॉन्ग्ड ओवरवर्क, यानी कि नींद की कमी या लंबे समय तक अधिक काम करने के कारण प्रेरित मानसिक भटकाव। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनचैलेंजिंग ऑनलाइन कंटेंट, यानी कि बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी जो है वो क्या कहता है, अ डिटेरियोरेशन इन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कॉज्ड बाई एक्सेसिव एक्सपोजर टू द अनचैलेंजिंग ऑनलाइन कंटेंट, यानी कि ऐसे ऑनलाइन कंटेंट्स जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कि कोई जिसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती है, इस तरह के जो अनचैलेंजिंग ऑनलाइन कंटेंट होते हैं, कई बार हम लोग अपने उस ऑनलाइन कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेने की वजह से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमारी जो है वो ख़त्म हो जा रही है। और इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की मेंटल स्टेट को ब्रेन रॉट शब्द बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने इस शब्द ब्रेन रॉट को इस साल का 2024 का जो सबसे वर्ड है, जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जिसको कहते हैं, वो इसमें उन्होंने घोषित किया है। तो ये घोषित करने के पीछे सिर्फ ये घोषित करना नहीं है कि ये वर्ड है, बल्कि इसके पीछे एक तरह की जागरूकता लाने का भी कंसर्न है कि भाई लोग इस चीज़ों के प्रति जागरूक हों कि ब्रेन रॉट क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ये हमारे जो स्वास्थ्य है और मेंटल स्टेट है, मेंटल कंडीशन है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ब्रेन रॉट वर्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज सिनेबैक्स या सिनबैक्स। एक्सरसाइज सिनबैक्स वाज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इट इज़ कंबोडिया, इंडिया, बांग्लादेश। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी कि अभ्यास सिनबैक्स निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? यह कंबोडिया है, यह भारत है, यह बांग्लादेश है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। एक्सरसाइज सिनबैक्स, CINBAX, क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है कंबोडिया और इंडिया, यानी कि A1 and 2 ओनली। ठीक है, A1 and 2 ओनली जो है वो सही आंसर है कि कंबोडिया और इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिनबैक्स एक्सरसाइज का बोर्ड लगा हुआ है और इस सिनबैक्स एक्सरसाइज में यहाँ पे लिखा हुआ कंबोडिया, यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया, और ये बाईलैटरल एक्सरसाइज है, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और पुणे में ये हो रहा है। इस चीज़ का भी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है। यदि आप इसकी जो PIB की रिपोर्ट है वो यदि आप पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, तो इंडिया एंड कंबोडिया कमेंस इनॉग्रल ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स इन पुणे। पुणे में ये एक टेबल टॉप ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है जिसको कि बायलैटरल एक्सरसाइज भी कहते हैं। 1 दिसंबर की ये PIB की इंफॉर्मेशन है और ये क्या है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स। अब ये टेबल टॉप एक्सरसाइज क्या होती है? आमतौर पे इस तरह के एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं तब जबकि आप किसी ऐसे माउंटेन या किसी ऐसे स्थल पर होते हैं जो कि फ्लैट टॉप्ड होता है लेकिन एलिवेटेड जगह होती है। तो किसी भी ऐसे पठारी जगह पर अगर ये एक्सरसाइज हो रही है तो इसके टेबल टॉप एक्सरसाइज कहते हैं। और ये सिनबैक्स का पहला एडिशन है, दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की पहली एक्सरसाइज, ये अपनी तरह की पहली एक्सरसाइज है जो कि कंबोडिया के साथ इंडियन आर्मी कर रही है। आई होप आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। इनफैक्ट आपने आंसर ही सबसे सही दे दिया होगा, इस बात की भी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट थ्रूआउट इंडिया इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज, यानी कि निम्नलिखित में से किस गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति,
प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही आंसर को चुनें। 1, 2 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। भारत में जब भी किसी ऐसे महान व्यक्ति जो कि भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पद को धारण किए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में हमारा ध्वज उनके मृत्यु के अवसर पर शोक में यह दिखाने के लिए कि हमारा पूरा जो देश है वो दुखी है, हमारे ध्वज को आधा झुका देते हैं। तो अब इस आधे झुके हुए ध्वज का जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसे किन लोगों के लिए हम आधा ध्वज झुकाते हैं। प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के हम मृत्यु पर हम इस तरह का कोई भी हाफ मास्ट यानी कि आधा ध्वज नहीं झुकाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1, 2 एंड 3 जो है, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल जो है वो हमारा सही आंसर है। तो मैंने इसे गलती से कट कर दिया है। 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और आपको ये जो न्यूज़ है वो कब देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं, उनकी जो मृत्यु पर हमारे देश में एक नोटिस या एक तरह का जो है संदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया था कि हमारे जो पूरे देश में 7 दिनों के लिए 7 डेज स्टेट मॉर्निंग विल बी ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया। और इसके साथ ही साथ जब हम ये देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन हाफ मास्ट थ्रू आउट इंडिया व्हेन इट इज़ रेगुलर फ्लोन एंड देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टेट मॉर्निंग, यानी कि इस ऐसे अवसर में किसी भी तरह का कोई भी मनोरंजन का जो कार्यक्रम होगा वो नहीं होगा और 7 दिनों तक हाफ पास्ट हमारा जो ध्वज है यानी आधा झुका रहेगा। ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट स्कैन पोर्टल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। स्कैन पोर्टल क्या है, इसके बारे में निम्नलिखित में से एक इससे संबंधित है, आपको ये बताना है। अ सिस्टम टू इन्हांस क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, यानी कि एक फसल बीमा दावा निपटान को बढ़ाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए एक प्रणाली है। बी, अ प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी उर्वरक सब्सिडी की निगरानी के लिए एक मंच है। सी, अ मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस, यानी कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र है। या फिर अ पोर्टल फॉर सब्सिडी क्लेम्स प्रोसेसेस एट स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर सब्सिडी दावा प्रक्रियाओं के लिए एक पोर्टल है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। आपके पास 30 सेकंड है, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। स्कैन पोर्टल के बारे में पूछा गया है और यह हाल में ही न्यूज़ में था, दिसंबर में। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कि सब्सिडी का जो क्लेम है उसको आप स्टेट लेवल पे जा कर के उसका निपटारा कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो न्यूज़ है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है इन्होंने जारी किया था, इसका पीआईबी जो है रिलीज़ किया। अब इस पूरे पीआईबी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करंट अफेयर्स के नाम पे देखने को मिलेंगी। पहला, श्री प्रहलाद जोशी जो कि हमारे कंज्यूमर मिनिस्टर होंगे, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। अन्न चक्र जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इट इज़ अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजिंग टूल एंड स्कैन, यानी कि सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे कि आप अपनी सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अब सब्सिडी आपको पूरे दाम पर मिलेगी और फिर उसके बाद आप उस पोर्टल के थ्रू
क्लेम करके अपने जो राशन है या अपनी जो दूसरी चीज़ें जो आपने परचेज़ करी हैं उसकी बेसिस पर आप उस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं 5 दिसंबर 2024 को। इसके अलावा जो ये स्कैन पोर्टल है वो क्या करता है? इट इज़ अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजिंग टूल एंड स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये पूरा जो है पोर्टल बनाया गया है। और इसमें पीडीएस यानी कि राशन का जो सिस्टम होता है जिसमें कि आपको कुछ किलो चावल, चीनी और जो राशन के अलावा इसके अलावा इसमें कई बार तेल भी मिलता है, केरोसिन का ऑयल भी मिलता है कुछ जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बेसिकली सरकार जो है वो अन्न खाद्यान्न जो है उसका वितरण करती है गरीबों के लिए। अलग अलग तरीके से इसके कार्ड बना करके इसका वितरण किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अन्न चक्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ये जो स्कैन पोर्टल है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अन्न चक्र पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन स्पीयरहेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लैंडमार्क इनिशिएटिव टू enhance the efficiency of the PDS logistic network across the country, developed in collaboration with the World Food Program यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा कोलैबोरेशन में यह डेवलप किया गया है, एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और IIT दिल्ली के लोगों के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं हैं, इन सारे को मिल करके इन्होंने जो पीडीएस सप्लाई चेन है उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने ये स्कैन या अन्न चक्र का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन डी यानी कि विटामिन डी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन यानी कि विटामिन डी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट, एक्सेसिव लेवल ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी कैन कॉज हाइपर कैल्सीमिया लीडिंग टू एलिवेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड यानी कि शरीर में विटामिन डी का अत्यधिक स्तर हाइपर कैल्सीमिया का कारण बन जाता है जिससे कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, C 1 and 2 ओनली। और इस आंसर में आपको ये क्वेश्चन आखिर आया क्यों, इसका जो ज़रूरत क्या थी, ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 28 नवंबर 2024 के आसपास एक ऐसा न्यूज़ निकलती है जिसमें कि विटामिन डी को पूरे साल के लिए सिंगल डोज में विटामिन डी को देने की बात की जा रही है। आपको आमतौर पर पता होगा कि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप प्रतिदिन ले सकते हैं, डेली बेसिस पर सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी आपको आम तौर पे सामान्यतः हफ्ते में एक बार यानी वंस इन अ वीक वाले मेडिसिन या पुड़िया ऐसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये विटामिन डी वंस इन अ ईयर आपको देखने को मिल जाए तो ऐसी कंडीशन, ये जो ऐसी दवा है या जो ऐसा सप्लीमेंट है ये दिक्कत की वजह बन रहा है। इसमें इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही हैं और यही वजह थी कि ये न्यूज़ में था। क्या है? शॉट इन आर्म दैट इजंट यानी कि एक बार इंजेक्शन आपके शरीर में लगा दिया गया और वो पूरे साल के लिए सफिशिएंट हो गया, ऐसा विटामिन डी खतरनाक हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? डॉक्टर्स वॉर्न्स अगेंस्ट सिंगल डोज विटामिन डी इंजेक्शंस ड्यू टू द पोटेंशियल हार्म इंक्लूडिंग किडनी स्टोन एंड बोन डिटेरियोरेशन यानी कि किडनी में पत्थर की भी संभावना हो सकती है या फिर जो हड्डियां हैं उनमें भी क्षरण या उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। इन सभी चीज़ों की वजह से विटामिन डी जो है वो न्यूज़ में था, तो विटामिन डी के बारे में हमने सवाल कर लिया। नाउ एनुअल डोज एट 1 गो में अप द रिस्क फॉर फॉल्स यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो आपको रेगुलर बेसिस से लेना चाहिए, न कि एक बार में पूरे साल का इंजेक्शन कोई लेना चाहिए, वो सही तरीका नहीं है। 90% प्रोड्यूस्ड
इज इन स्किन वाया सनलाइट एक्सपोजर, यानी कि जैसे जैसे आप सनलाइट में एक्सपोजर यानी कि वहाँ आपके स्किन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वैसे ही आपको विटामिन डी का संश्लेषण करके स्किन दे देता है। नाउ 10% कम्स फ्रॉम डाइट, यानी कि केवल 10% ऐसे हैं जो कि डाइट से आते हैं, यानी कि आपको आपके खाद्यान्न या सप्लीमेंट से मिलते हैं। अब इसका बेस्ट वे क्या तरीका हो सकता है? बेस्ट वे तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप देखेंगे तो सनलाइट का एक्सपोजर जो है, ग्लास ब्लॉकेज जो है यूवी रेज का, और उसके बाद सनस्क्रीन जो है वो भी आप लगा लें। उसके अलावा नो टॉक्सिसिटी रेट जो है वो भी, इसका कोई टॉक्सिसिटी होती नहीं है, सूर्य की किरणों से कोई टॉक्सिसिटी तो आपको होगी नहीं। तो इस तरीके से जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से सनलाइट मिल जाती है, सफिशेंट सनलाइट मिल जाती है, जो कि आपके रेगुलर डे टू डे जो सप्लीमेंटेशन है बॉडी को, वो जो रिक्वायर्ड होता है वो कंप्लीट कर देती है। तो एक साल में एक शॉट, एक इंजेक्शन, एक जैब ऐसा देने से बचना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, एंड दैट्स वाई वी हैव द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये आज का आखिरी सवाल है। बैराक्टर अकिंसी, अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि बैराक्टर अकिंसी एक उच्च ऊंचाई वाला दीर्घ धीरज HALE मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा यह निर्मित है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या USA, डी रशिया। बैराक्टर अकिंसी, अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए? आजकल जो लड़ाइयाँ हैं वो मोस्टली टेक्नोलॉजी की बेसिस पर लड़ी जाने लगी हैं। टेक्नोलॉजी की बेसिस पर लड़ाइयों को लड़ने का जो तरीका है उसने ड्रोन को जन्म दिया है, और बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। न सिर्फ उनसे बचना भी होता है, बल्कि वो एक अच्छे खासे हथियार की तरह से भी काम कर रहे हैं। आई होप आपने इसका आंसर अभी तक दे लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी तुर्की। बी तुर्की जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप देखेंगे बैराक्टर अकिंसी एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि हिट कर रहा है मूविंग सी टारगेट्स को, गाइडेड म्यूनिशंस को, और यहाँ पे आपको उसका लोगो देखने को मिल जाएगा। ये जो कंपनी है बैराक्टर, ये एक कंपनी है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये जो अकिंसी है ये एक्चुअली में इसका नाम है। कई बार इसको TB2 यहाँ पे देखेंगे, यदि आप प्रूवन बैराक्टर TB2 ड्रोन, ये जो TB2 नाम लिखा हुआ है ये कई बार इसको TB2 या अकिंसी दोनों बोलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि ये जो बैराक्टर अकिंसी है वो एक्चुअली में आपको जो तुर्की है वो मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन अभी हाल में ही इसे अजरबैजान के पास भी देखा गया था, उसके हैंगर्स में देखा गया था। अब ये अजरबैजान के हैंगर क्या है? एक्चुअली में जब भी कभी किसी व्हीकल को, एयर व्हीकल को आप किसी जगह पे पोस्ट करते हैं, यानी कि कहीं किसी जगह पे उसको रखते हैं, टीन शेड में, एक शेड में जब उसको रखते हैं, तो उस जगह को जहाँ पे कि ये एयर व्हीकल रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं। अब ये हैंगर में जहाँ पे रखा गया था, अजरबैजान के जो सेनाध्यक्ष हैं अभी हाल में ही उन्होंने एक फ़ोटो खिंचाई और हैंगर में जो है उसका इनॉग्रेशन किया। तो उससे हमें ये पता चला कि तुर्की ने अजरबैजान को, जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी मित्रता है, उसको ये जो बैराक्टर अकिंसी है वो बेच दिया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया भी अभी हाल में ही अपने जो UAV है, एक UAV जो है उसके परचेजिंग की बात कर रहा है। आपको अगर पता हो तो वो बताएं कि आखिर इंडिया यानी भारत किस देश से जो ड्रोन है वो खरीदने की बात कर रहा है, और अगर आपको ड्रोन का नाम पता हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे मुझे HD लाइव स्टडी IQ के साथ, और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप ऋषिकेश दुबे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप @ऋषिकेश दुबे इससे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका दिन शुभ हो।